जय हिंद साथी, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन योर टारगेट में। आज मैं लेकर आया हूँ इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको पढ़े बिना आप किसी भी एग्जाम को पार नहीं कर सकते। जी हाँ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक गांधी युग के बारे में आज मैं लेकर आया हूँ, जिसमें हमें यह आज देखना है कि महात्मा गांधी का भारत में आगमन कब होता है, उन्होंने भारत में आने के बाद कैसे आंदोलन चलाए और क्या किया, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसे शुरू करने से पहले मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मंजिल मिल जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से ही न निकले। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं महात्मा गांधी जी का भारत में आगमन 1915। ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ा सा इंट्रो है यहाँ पे, देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1915 ईस्वी एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है, क्योंकि इसी वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी के आगमन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या आंदोलन की दिशा और स्वरूप को दोनों को बल दिया। जब महात्मा गांधी भारत आते हैं तो एक नई दिशा से आंदोलन का आगाज होता है और एक नई तेजी के साथ भी। भारतीय राजनीति को जन आंदोलन का रूप दिया किसने? गांधी जी ने। सत्याग्रह, अहिंसा जैसे नए सिद्धांतों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा प्रदान की। यानी महात्मा गांधी का मानना था कि भाई जो भी हमें चाहिए स्वतंत्रता, वो तीन चीज़ें हमें रख कर ही हासिल करनी है। वो है क्या? सत्याग्रह, यानी कि सत्य का आग्रह, किसी से भी आराम से मतलब विनम्रता पूर्वक आग्रह किया जाएगा। अहिंसा नहीं करनी है, महात्मा गांधी का सिद्धांत था। ठीक है, तो ये कुछ उनके सिद्धांत थे जिनके ऊपर चलकर उन्होंने आखिरकार भारत को स्वतंत्र कराया भी। तो इन सब के बारे में देखते हैं। तो गांधी जी का थोड़ा सा परिचय यहाँ पे दिया गया है कि महात्मा गांधी का प्रारंभिक परिचय क्या था। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। ठीक है, इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कहाँ हुआ था भाई? पोरबंदर, गुजरात में। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई थी। ठीक है, और प्रारंभिक यात्रा एवं प्रस्थान की बात करें, यानी कि उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की, तो उन सब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने लंदन से बैरिस्ट्री की उच्च शिक्षा प्राप्त की। लंदन से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो 1893 ईस्वी में मतलब कोई केस के सिलसिले में वो चले गए थे वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में। किसका केस था? तो दादा अब्दुल्ला एक व्यापारी थे भारत के, जो कि दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। उनके केस के सिलसिले में महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुभव, यानी कि जब उन्होंने वहाँ पे कुछ साल गुजारे 1893 से 1893 से लगभग 1915, लगभग क्या मतलब ये फिक्स है कि मतलब 1915 में वापस आए थे। तो इतने साल जब उन्होंने गुजारा तो वहाँ पे उन्होंने क्या अनुभव किया उस बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो नस्लीय भेदभाव का अनुभव उन्होंने किया, क्योंकि वहाँ पे जो अंग्रेज थे वो काले गोरे में भेद करते थे। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान गांधी जी ने देखा कि वहाँ रह रहे भारतीयों के साथ अत्यंत अपमानजनक और अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उन्हें स्वयं पगड़ी उतारने और विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश न दिए जाने जैसे नस्लीय भेदभाव का कड़ा सामना करना पड़ा। यानी कि महात्मा गांधी पगड़ी पहले पहनते थे, उनको पगड़ी उतारना पड़ता था। जैसे जब कोर्ट वगैरह में जब जाते थे अपना केस लड़ने, तो उनको पगड़ी उतार के लड़ना पड़ता था।
एक बार जब वो गए ट्रेन से सफ़र कर रहे थे तो वहाँ पे उनको ट्रेन से बाहर भी फेंक दिया गया था। तो यहीं पे दिया गया है कि पीटर्सबर्ग स्टेशन, मैरिट्सबर्ग ऐतिहासिक मोड़ कब आया गांधी जी के ज़िंदगी में दक्षिण अफ्रीका के दौरान। तो गांधी जी को प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास का वैध टिकट होने के बावजूद नस्लीवादी अधिकारियों द्वारा ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। कहाँ पे घटना हुई थी? तो पीटरमैरिट्सबर्ग में एक स्टेशन था, वहाँ पे जब उन्होंने चढ़ा फर्स्ट क्लास का टिकट लेने के बावजूद भी उनको काला समझकर उनको ट्रेन से धक्का दे दिया गया, फेंक दिया गया था। उनको चोट भी लगी थी। इस सिलसिले में उन्होंने केस भी लड़ा जाकर इंग्लैंड में और जीते भी। इस दर्दनाक और अपमानजनक घटना ने उनके जीवन की धारा को बदल दिया और उन्हें अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की राह दिखाई। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आंदोलन। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आंदोलन क्या क्या हुए देख लीजिए। सबसे पहले उन्होंने एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था नेटाल इंडियन कांग्रेस। कब बनाया? तो जिस साल गए उसके एक साल बाद ही बना दिया, यानी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, 94 में इसे बना दिया। इसका मिशन क्या था भाई, उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कि भारतीयों के नागरिक अधिकारों को पूर्ण रक्षा करना। मतलब अगर किसी भारतीय की जो कहते हैं अधिकार है उनको अगर छीना जाता है तो वो उसमें शिकायत कर सकता है और उसके लिए वो विरोध करेंगे वो सब लोग मिलके। प्रवासी भारतीयों को एकजुट करना और संगठित करना जिससे कि नेटाल कांग्रेस की जो ताकत है वो बढ़ सके। दक्षिण अफ्रीका में बिखरे भारतीयों को संगठित करने और उनके कानूनी अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए गांधी जी ने नेटाल कांग्रेस की स्थापना की 1894 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम प्रयोग पहले बार उन्होंने कहाँ किया था? तो गांधी जी ने अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार दक्षिण अफ्रीका की दमनकारी गोरी सरकार के खिलाफ इस सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया था। वहाँ उन्होंने एशियाई पंजीकरण अधिनियम और विवाह अमान्यीकरण कानूनों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से कड़ा प्रतिरोध दर्ज कराया। मतलब कि वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनको एक पंजीकरण कराना होता था जो कि गोरे नहीं थे, यानी कि इंडियन और अफ्रीकी दोनों जो थे लोग, उनको क्या करना पड़ता था कि भाई यहाँ पे रहना है तो पंजीकरण बनवाना पड़ेगा कि नहीं, मतलब उसका टैक्स वगैरह लगता था। तो उसका विरोध महात्मा गांधी ने किया था। विवाह करना होता था तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ता था। ऐसे बहुत सारे नौटंकी थी जिसके वजह से महात्मा गांधी को सब कदम उठाने पड़े। सत्याग्रह का अर्थ और उसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो देखिए, सत्याग्रह का जो अर्थ होता है सत्य का आग्रह करना। सत्य का आग्रह यानी सत्य के लिए दृढ़ता पूर्वक और बिना किसी दुर्भावना के आग्रह करना। यह केवल शारीरिक बल नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति है, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। सत्याग्रह की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? अब तो बात करते हैं। तो अहिंसात्मक संघर्ष यानी विरोधियों को शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचाए बिना अपनी बात मनवाना। जैसे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को मतलब मारते पीटते तो थे नहीं, क्योंकि वो अहिंसावादी थे और अपनी बात भी मनवा लेते थे। तो वही इनका सिद्धांत था। नैतिक शक्ति का प्रयोग, पाशविक बल के विरुद्ध आत्मिक शक्ति को जागृत करना। मतलब उनको ऐसा महसूस होता था कि भाई मन की शक्ति और आत्मा की शक्ति से हम बिना बल के कुछ भी मनवा सकते हैं किसी से भी। अन्याय का मुखर विरोध यानी किसी भी परिस्थिति में गलत बातों से समझौता न करना। यदि गलत है तो गलत है। जैसे कि आपने देखा होगा कि असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा जब कांड हो जाता है गोरखपुर में, तो महात्मा गांधी बिना कुछ सोचे समझे असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं 1922 में। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर गलत बात है तो भाई है, ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस न लिया होता तो हमारा देश 1922 में भी आज़ाद हो गया होता।
बट क्योंकि उन्हें लगा कि भाई गलत है, तो इस गलत चीज़ों से समझौता नहीं किया जा सकता। आत्म बलिदान, कष्ट सहकर शत्रु का हृदय परिवर्तन करना है। यानी कि कोई व्यक्ति है, अगर आप पे लगातार कष्ट कर रहा है, मतलब आपको प्रतिघात पहुंचा रहा है, आप पे मतलब कुछ भी आपके ऊपर कर रहा है, तो आप उस कष्ट को सहते हैं हमेशा लगातार, तो हो सकता है कि जो आपका विरोधी है, कंपटीटर है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। तो महात्मा गांधी के सिद्धांत थे। अहिंसा का सिद्धांत, अहिंसा मतलब महात्मा गांधी बोलते थे कि अहिंसा परमो धर्म। यानी गांधी जी का यह अटूट विश्वास था कि हिंसा से किसी भी समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। प्रतिशोध केवल और अधिक घृणा को जन्म देता है। जैसे कहीं भी आप कोई आप पे हमला किया या गाली दिया, तो आप भी प्रतिरोध में उसको गाली दिए, मार दिए, तो वो ख़त्म नहीं होगा बात, वो बढ़ेगा ही। ये महात्मा गांधी का मानना था। अगर वहीं पे अगर आपने उसे अनदेखा कर दिया, तो वह बात ख़त्म हो जाएगी वहीं पे। तो ये महात्मा गांधी के सिद्धांत थे। अब इसके तत्व क्या थे कि जो अहिंसा के प्रमुख तत्व क्या क्या थे, महात्मा गांधी के अनुसार देखते हैं। शारीरिक कष्ट न पहुंचाना, यानी किसी भी जीव के प्रति शारीरिक हिंसा न करना। यानी जब कोई भी जीव है, उसे मारना पीटना नहीं है, उसे जान से भी नहीं मारना है, या किसी भी तरह से उसे कष्ट नहीं होना चाहिए। ये महात्मा गांधी का विचार था। त्रिविधिक त्रिविध त्याग, मन वचन और कर्म तीनों स्तरों पर हिंसा की भावना का पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए। यानी मन में भी हिंसा का विचार नहीं आना चाहिए। वचन यानी कि आप जो बोल रहे हैं उसमें भी हिंसा की बातें न होनी चाहिए, और जो कर्म कर रहे हैं उसमें तो हिंसा होनी ही नहीं चाहिए। यानी कि तीनों स्तरों पर जो हिंसा है उसे खत्म कर दो, त्याग दो। न मन में आना चाहिए, न मुंह पे आना चाहिए, न तो करना चाहिए किसी। प्रेम और सहानुभूति, शत्रु के प्रति भी मन में द्वेष का स्थान पर दया और करुणा रखना चाहिए। अगर कोई शत्रु है तो हमेशा द्वेष नहीं रख सकते, उसके प्रति भी दया होनी चाहिए। ये महात्मा गांधी का कहना था। महात्मा गांधी का भारत में कब आगमन होता है? तो 1915 में होता है। ऐतिहासिक वापसी, दक्षिण अफ्रीका में अपने सफल प्रयोगों के पश्चात महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को अपनी मातृभूमि भारत लौटे। कब लौटे? 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को लौटे हैं। इसी दिन 9 जनवरी को, इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष यानी प्रतिवर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी को भारत लौटे थे। ठीक है। उनके भारत वापस आने पर बम्बई के अपोलो बंदरगाह पर कांग्रेस नेताओं और जनता द्वारा भव्य स्वागत किया गया, क्योंकि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए थे कि उनकी कीर्तियां पूरे विश्व में फैल गई थी। अंग्रेज डरते थे महात्मा गांधी के नाम से, अफ्रीका से ही। तो इसी के वजह से बम्बई में जब ये वापस आए, तो बम्बई के अपोलो बंदरगाह पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इन्हें स्वागत किया। 9 जनवरी का राष्ट्रीय महत्व, प्रवासी भारतीय दिवस, जैसा कि मैंने बताया आपको, महात्मा गांधी जी इसी ऐतिहासिक भारत वापसी की स्मृति में भारत सरकार द्वारा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? इनका प्रभाव क्या पड़ा महात्मा गांधी पे? तो यह राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी ने इनको राजनीतिक गुरु माना। यह एक नरमपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे, गोपाल कृष्ण गोखले, और इनको महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य धारा में शामिल होने और मतलब उसमें जुड़ने से पहले बोले थे कि भारत को करीब से जानने चाहिए आपको। मतलब कि यदि आप कांग्रेस में जुड़ते हैं, उससे पहले आप भारत के लोगों के बारे में जानिए कि भारत के लोग कैसा है, क्या चाहते हैं। ये सलाह दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोखले
से प्राप्त शिक्षाएं, यानी महात्मा गांधी ने उनसे क्या क्या शिक्षाएं ली। तो भारतीय राजनीति की समझ, यानी भारत की वास्तविक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की गहराई से विश्लेषण करना महात्मा गांधी से बोला गया। मतलब उन्होंने बोला कि आप राजनीति के बारे में समझिए, समाज के बारे में समझिए और आर्थिक स्थिति के बारे में, तीनों के बारे में समझेंगे तो आप यहाँ पे बेहतर कर पाएंगे। उदारवादी विचारधारा, संघर्ष में शालीनता, अनुशासन तथा संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करना, ये बात बोला था गोखले जी ने। जनता के बीच कार्य, धरातल पर जाकर समाज की सबसे निचले तबके के लिए कार्य करना ही मतलब मुख्य है या ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर से तो सब कुछ अच्छा ही दिखता है, जब आप ज़मीन पे उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप का कार्य कैसा होना चाहिए। भारत भ्रमण एवं आश्रम की स्थापना, भारत भ्रमण उन्होंने किया और साबरमती आश्रम की स्थापना भी की। तो देखते हैं, गोखले की सलाह पर भारत भ्रमण। गोखले के कहने पर गांधी जी ने सक्रिय राजनीति में उतरने से पहले लगभग 1 वर्ष तक पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। उद्देश्य क्या था? तो भारतीय समाज की वास्तविक स्थिति को समझना था, शोषित किसानों और मजदूरों की जमीनी समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से जानना था, महानगरीय विलासिता से दूर वास्तविक ग्रामीण भारत से परिचित होना था। तो ये चीज़ था, मतलब क्या था भाई कि वास्तविक समाज को देखना था, जमीनी समस्याओं को देखना था जो किसानों और मजदूरों का था। उसके बाद जो महानगर यानी कि जो बड़े बड़े इलाके हैं वहाँ पे तो लोग अच्छे ही रहते हैं, तो उनसे हटके गांव में जो लोग रहते हैं उनकी स्थिति क्या है, उन सबको देखना था। तो गांधी जी ने इन सभी चीज़ों को देखा और समझा। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने सबसे जो पहला काम किया इन सब के बाद, तो उन्होंने काम किया भाई साबरमती आश्रम की स्थापना। कहाँ पे किया? गुजरात में किया। तो आइए देखते हैं, अहमदाबाद गुजरात, साबरमती नदी के किनारे, इसीलिए इसका नाम पड़ा साबरमती आश्रम, क्योंकि आश्रम की स्थापना करते हैं। और कहाँ पे किए? अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो सकते हैं। अगर कोई पूछ दे कि भाई अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है, तो आप कह देंगे कि साबरमती आश्रम के किनारे, ठीक है। तो 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। आश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का राष्ट्रव्यापी प्रचार करना, यानी कि सभी को सत्य बोलना है, अहिंसावादी बनना है यानी हिंसा करना नहीं है, और सत्याग्रह करते रहना है यानी सत्य की आग्रह का खोज करना है। स्वावलंबन और शारीरिक श्रम के प्रति निष्ठा बढ़ाना, चरखा काटने और स्वदेशी खादी के वस्त्रों के प्रचार की गति देना, यानी महात्मा गांधी ने चरखा को विकास का एक मूल मंत्र बताया कि अगर आर्थिक स्थिति सुधार नहीं है तो सबको चरखा चलाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल से देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में, मतलब कि इनके आंदोलन कौन कौन से थे, ठीक है, और इनका मुख्य कार्य क्या कैसा चला। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।